नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आए वो वीडियो है निम्रा अहमद का और इसका टाइटल है इंडियाज विक्ट्री, पीएम मोदी इनॉग्रेट्स वर्ल्ड्स लार्जेस्ट बोइंग सेंटर। तो जी हां, बहुत बड़ा, करीब 40 एकड़ से भी ज़्यादा में बोइंग का एक रिसर्च फैसिलिटी, बोइंग की जो अमेरिकन कंपनी है, वो शायद बेंगलोर में उसकी फैसिलिटी खुली है और बहुत ज़बरदस्त है। बहुत सारे लोगों को रोज़गार मिलेगा, बहुत सारी इन्वेस्टमेंट आई है और इसका फ़ायदा हमारी इकॉनमी को होगा, हमारे लोगों को होगा। तो चलिए देखते हैं कि इंडिया की इस अचीवमेंट पर पाकिस्तान की जनता जो है वो क्या कहती है। आज हम बात करने वाले हैं भारत के हवाले से। बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है कि यूएस के बाहर बेंगलुरु में बहुत बड़ा बोइंग का फैसिलिटी सेंटर की इनॉग्रेशन प्राइम मिनिस्टर मोदी ने आज कर दी है। बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर, जिसमें इन्वेस्टमेंट 16,000 करोड़ की हुई है, जिसका कैंपस 43 एकड़ पर मुश्तमिल है। आज उसकी इनॉग्रेशन प्राइम मिनिस्टर मोदी ने की है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर बहुत ज़्यादा फोकस किया जाएगा। पाकिस्तानी अवाम को इस बारे में बताते हैं कि उनका कंपैरिजन बड़े बड़े ममालिक के साथ हो रहा है। बड़े बड़े सेंटर्स की इनॉग्रेशन हो रही है, हज़ारों की, करोड़ों की तादाद में बजट वहाँ नाफिज हो रहा है। अगर हम अपने सेक्टर्स की बात करते हैं, एयरपोर्ट्स की बात करते हैं, अस्पतालों की बात करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो 47 से लेकर अगर अभी तक की बात करें तो क्या हमें तरक्की नज़र आ रही है, या कितनी हम फैसिलिटीज़ अपनी कंट्री में लेकर आए हैं, या कितना हमने आवाम को रिलीफ दिया है। आए बढ़ते हैं आवाम की जानिब, उनसे उनके रिव्यूज़ देते हैं और मिलते हैं वीडियो के एंड पे। उसमें यह है कि हमारे पास अगर हुई है ह्यूमन डेवलपमेंट में बिल्कुल डेवलपमेंट नहीं हुई, यानी ह्यूमन सोर्सेज पे काम हुआ ही नहीं है। अगर हुआ है तो आपको ये इंफ्रास्ट्रक्चर, वो भी रोड इंफ्रास्ट्रक्चर जो इसमें कमीशंस मिलती हैं, वो उस पर काम हुआ है। कौन सी कंपनियां खड़ी की हैं अभी तक हमने? कंपनी अगर देखा जाए जितनी खड़ी थी ऑलरेडी, उसमें पीआईए देख लें आप, या स्टील मिल थी, हमें जो गिफ्ट मिली हुई थी चीज़ें फ्री में, वो हमने बेच दी सारी। तो अभी हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। तो उसके लिए खुद का बनाया हुआ क्या है, खुद का लाया हुआ क्या है? खुद का लाया हुआ सस्ती रोटी स्कीम, लैपटॉप स्कीम, जिसमें कमीशन मिलती है और पैसे खाए जाते हैं। इसके अलावा तो और कुछ नहीं है। कितने में खाते हैं आप? सस्ती रोटी स्कीम आपने बोली, लेकिन रोटी खाते कितने में आप? लेकिन जब सस्ती रोटी थी तब भी वो रोटी बाहर मार्केट में 4-5 रुपए की थी, वो 2 रुपए की दे रहे थे, तो हम 4-5 पे ही लेते रहे। अभी जो है रोटी वो 25-30 वही जो चल रही है। एक लेबर जो हमारी होती है, वो एक वक्त में दाल रोटी भी खाए या सब्ज़ी रोटी खाए, 200-250 उसका एक वक्त का खर्चा आ रहा है। तो उसमें तो कोई डेवलपमेंट हमें नज़र नहीं आ रही है। उसमें ये देखें कि भारत का जो है सबसे जो अगर हम मेजर इश्यूज़ का देखें जो पाकिस्तान में है, कि पाकिस्तान में पॉलिटिक्स और पॉलिटिशियंस को इतना टाइम ही नहीं मिला। किसी भी दौर में अगर जिस पॉलिटिशियन ने थोड़ा सा भी डेवलप होने की कोशिश या मुल्क को बेहतर करने की कोशिश की है, उसको फ़ौरन जो है वो इन्होंने स्नब कर दिया है उसी जगह पे। और चूँकि ये आपको पता ही है कि जैसा रजीम और जो इसके जो करैक्टर्स हैं और एक्टर्स हैं, उसी के पास है सब कुछ। हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। एयरपोर्ट्स का क्या हाल है, अस्पतालों का क्या हाल है, कॉलेज यूनिवर्सिटीज का क्या हाल है, साइंस टेक्नोलॉजी का क्या हाल है पाकिस्तान के अंदर? साइंस टेक्नोलॉजी तो सिरे से नहीं है। अगर जितने में हमने लैपटॉप गिफ्ट किए हैं लोगों को, मुफ्त में दिए हैं, उतने पैसे अगर उसकी डेवलपमेंट पे लगा लें तो यहाँ टेक्नोलॉजी शिफ्ट हो जानी थी डेफिनेटली। और अगर देखें एयरपोर्ट, और ये चूँकि इंटरनेशनल इसमें कम्युनिटी भी आती है, उस पर डेवलपमेंट है। कितनी डेवलपमेंट है? उसमें इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कितनी डेवलपमेंट हुई है? डेवलपमेंट की उस हवाले से अगर देखें, उसमें यह है कि डेवलपमेंट, अगर इस्लामाबाद एयरपोर्ट देखें, गो के उसकी छतें लीक करती हैं, पानी लीक होता है उनका, वो तो एक अलग से मैटर है। लेकिन यह कि ओवरऑल एयरपोर्ट 1-2 बने हैं, न्यू एयरपोर्ट बने हैं। यूनिवर्सिटीज़ अगर देखी जाए तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कुछ यूनिवर्सिटीज़ आई हैं, कुछ ये जो पीटीआई दौर में आई, कुछ इन्होंने भी इस पर काम किया। लेकिन ह्यूमन पे जिस तरीके से ह्यूमन को डेवलप करना था, उस पर काम नहीं हुआ। एज कम्पेयर टू भारत का भी तो साथ कंपैरिजन करें। नहीं, भारत का हम कंपैरिजन कर नहीं सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे थ्रू आउट 75-76 ईयर से पॉलिटिशियन ही कर रहे हैं, डेमोक्रेसी चल रही है। यानी पॉलिटिक्स जो है वो पॉलिटिशियन के पास है। यहाँ पॉलिटिक्स के जो है वो एक्टर और करैक्टर बहुत ज़्यादा है। नहीं, वहाँ गवर्नमेंट स्टेबिलिटी तो है, लेकिन उस स्टेबिलिटी ने किया क्या है भारत के लिए? स्टेबिलिटी तो हो गई ना। उसका सिंपल अगर हम कंपेयर करें तो उनकी आईटी की एक्सपोर्ट जो है वो पाकिस्तान की टोटल एक्सपोर्ट से ज़्यादा है। तो ये एक मेजर आपको सिर्फ एक उनके। सर जी, आपकी एक्सपोर्ट से ज़्यादा नहीं है। आपकी जो जीडीपी है ना पूरे पाकिस्तान की, उसके करीब करीब बराबर है। $400 बिलियन की आपकी जीडीपी है करीब करीब, और $320 बिलियन तो हमने सिर्फ अकेले आईटी से एक्सपोर्ट किया है। $320 बिलियन।
और अगले साल जब ये डेटा आएगा तो आप देखिएगा ये $500 बिलियन पहुंच जाएगा। तो अगले साल आपकी पूरी जीडीपी से हम क्रॉस कर जाएंगे, सिर्फ हमारा एक सेक्टर, आईटी सेक्टर। और ये होने वाला है, मुझे ऐसा लग रहा है, करीब तो पहुंच ही गए। उनकी एक प्रोडक्ट है आईटी। हमारे पे आईटी वाले अगर वो बिल गेट्स आता है तो हम उसे कहते हैं कि हमें कमीशन क्या दोगे, तब हम काम करेंगे। ये तो आपको भी पता है और सबको पता है। इस बारे में आपका क्या ख्याल है कि आप वो कंपैरिजन करें अमेरिका के साथ, चाइना के साथ, हम उनका टारगेट नहीं रहे? नहीं, हम अगर करें तो हम अफगानिस्तान के साथ करें, क्योंकि अफगानिस्तान ने यूएसए को निकाल के यूएसए को ही पहली एक्सपोर्ट उन्होंने की। अपने सॉफ्ट ड्रिंक्स उन्होंने उनको एक्सपोर्ट किए, जबकि हम जो हैं हम देख रहे हैं कोई हमें दे और हम खाएं। और आप क्या कह रहे हैं, हम अफगानिस्तान के साथ करें अपना कंपैरिजन? डेफिनेटली अगर उससे करेंगे तो वो शायद हम फिर पीछे रह जाए। तो उसमें अफगानिस्तान जो है वो भी आगे जा रहा है। उसकी अगर करेंसी का तो डिफरेंट एक इशू है, लेकिन अगर ओवरऑल देखें डेवलपमेंट में अफगानिस्तान में जो इस वक्त इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है उसमें आप देखेंगे पूरी भारत का हाथ है, जिसका भी हाथ है। लेकिन वो मुखलस लोग हैं। अगर उनके आज भी ये वजीर सफ़ीर जो हैं वो साइकिलों पे और मोटरसाइकिलों पे आ जाते हैं तो यहाँ पे तो प्रोटोकॉल, अभी इलेक्शन हो रहे हैं और एमपी अगर बीच में रोकना चाहूंगा, बिल्कुल ये बात है, भारत का हाथ है अफगानिस्तान की डेवलपमेंट में, बिल्कुल भारत का हाथ है। और मैं इसका एक सबूत देना चाहता हूँ। हमारे देश के कई जो ट्रैवल व्लॉगर्स हैं उन्होंने अफगानिस्तान का दौरा किया है। कोई बाइक पे जा रहा है, कोई ऐसे घूम रहा है, और बहुत अच्छे अच्छे वीडियोज़ उन्होंने बनाए हैं। तो उनमें से एक का मेरे पास एक शॉट दिखा, तो मुझे लगा कि वो शॉट आप लोगों के सामने डालना चाहिए, रखना चाहिए कि अफगानिस्तान में भारत को किस नज़र से देखा जाता है और क्यों भारत ने ऐसा क्या किया है जिसे अफगानी भारतीयों से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। देखिए, में आप देख रहे हो बहुत बड़ा तालिबान का झंडा फहरा रहा है। ये किसी टाइम पे इंडिया ने अफगानिस्तान को गिफ्ट किया था। और ये जो पोल है ये बहुत महंगा है यार, मतलब मिलियंस ऑफ रुपीस इसमें लगे हुए हैं। ये है इंदिरा गांधी अस्पताल। ये ना हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने ये अस्पताल अफगानिस्तान को बना के दिया था। तो यार ये एक एग्जाम्पल है कि इंडियन गवर्नमेंट ने अफगानिस्तान को कितना सपोर्ट किया है। एंटर करते समय चेकिंग चल रही, तो साफी भाई हमारे साथ थे। उन्होंने बोला भाई दोनों तो मेरे दोस्त हैं और इंडिया से है। भाई इंडिया का नाम सुनते ही उन्होंने भाई लिटरली ये चेकिंग भी नहीं कराई और ये बोला कि आप आओ घूमो, कोई दिक्कत हो तो हमें बताना। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को बात समझ में आई होगी। मतलब पाकिस्तानियों के लिए कह रहा हूं, वहां अस्पताल हम बनवाए, हमने स्कूल बनवाए, हमने सड़कें बनवाई, हमने डैम्स बनवाए, उसका फायदा कौन ले रहा है? वहां के लोग ले रहे हैं। वहां से कमीशन लेके हमने नहीं बनाया, हमने बनाया, अपने पैसे लगा के बनाया। तो वहां जो डैम से जो बिजली बन रही है वो हम नहीं ले रहे, जो वहां सड़कें हैं उसका टोल हम नहीं वसूल रहे, जैसा कि आपके यहाँ चाइना वसूल रहा है। ग्वादर में पोर्ट बनाया है तो 91% आमदनी ग्वादर पोर्ट से होने वाली चाइना को जाती है। 91%। 100 रुपए में से 91 रुपए चाइना ले जाता है, 9 रुपए आपको देता है। बिल्कुल यूं ले लो, जाओ उठा लो। हमने अफगानिस्तान में ये नहीं किया। हमने वहां की पार्लियामेंट बना कर दी, हमने तो पता नहीं क्या क्या काम किया है। तो हमने अफगानिस्तान के लोगों का फायदा किया है, हमने उनका फायदा उठाया नहीं। जबकि अफगानिस्तान के नाम पर आपने अरबों डॉलर कमाए हैं, अरबों डॉलर। अफगान रिफ्यूजियों के नाम पे अरबों डॉलर्स आपको मिलते थे। यूनाइटेड नेशंस से अरबों डॉलर मिलते थे, आपको अमेरिका से अरबों डॉलर मिलते थे। जब वो अरबों डॉलर मिलने बंद हो गए तो आपने सारे अफगानियों को लात मारकर भगा दिया आपने। और आज देख लीजिए बॉर्डर पर क्या हालत है, अफगान पाकिस्तान बॉर्डर पर। हम लालची नहीं है। एमपी अगर निकलता ना, एक्स एमपी है तो उसके आगे पीछे 20-20 गाड़ियां होती हैं और वही हटो बच्चों चल रहा होता है हर तरफ। क्या लगता है कि कब तक हम लोग अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को यहाँ डेवलप कर पाएंगे, इंटरनेशनल इन्वेस्टर को यहाँ ला पाएंगे? 16 हज़ार करोड़ की उनकी एक इन्वेस्टमेंट हो रही है कंट्री के अंदर, हमारे यहाँ 1 करोड़ देने को कोई तैयार नहीं है। उसमें सबसे पहला जो है वो ये है कि हम रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की बजाय ह्यूमन इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करें, लोगों की सोच को डेवलप करें, लोगों को वेल इक्विप्ड करें, उनको टेक्नोलॉजी में, उनको एजुकेशन में। और यहाँ जो हमारी एजुकेशन आपको रूटीन में नज़र आ रही होती है वो एजुकेशन नहीं है, वो तो सिर्फ डिग्रियाँ। आप पैसे खर्च करते हैं, टाइम पे करते हैं, उसके बाद अगेंस्ट डिग्री मिल जाती है, वो लेके आप मार्केट में आते हैं, वो आपके मुंह में मार देते हैं सारे। क्योंकि खर्च नहीं है, क्योंकि स्किल्स नहीं है, डेवलपमेंट नहीं है, नहीं, सिर्फ एक रट्टा सिस्टम है, एजुकेशन भी नहीं है। और आप थ्रू आउट नर्सरी प्रेप से बच्चों को झूठ पढ़ाते जाते हैं। और जब क्या झूठ पड़ा है? आप मुतालिया पाकिस्तान पढ़ लीजिए। अरे यार, क्या झूठ है मुतालिया पाकिस्तान में, बताएं। तो आप बता दीजिए उसमें सच क्या है। सवाल इसके कि पाकिस्तान के 4 सूबे हैं और पाकिस्तान का इतना रकबा है, वो भी जो रकबा है वो अगर हम देखें तो ऑन ग्राउंड रकबा नहीं है। कम में ये ज्यादा है। पाकिस्तान के पास जो हमें वो 796,096 7,96,096
वो मुतालिया पाकिस्तान का मुझे याद है, मेरा रट्टा अच्छा लगा हुआ था ना, तो उसमें हमारे पास वही रकबा बता रहे हैं। और उसमें से देखें कि उसमें कारगिल में हमने कितना खोया, सियाचिन में कितना खोया। चलिए मैं बता देता हूँ कि आपके यहाँ किताबों में क्या पढ़ाया जाता है। अच्छा मैं नहीं बताता हूँ, बीबीसी का एक वीडियो है, उसमें पाकिस्तानी ही बता रहे हैं कि पाकिस्तानी किताबों में क्या पढ़ाया जाता है। सुनिए। मेरे पास मुताला पाकिस्तान बुक है और ये 11वीं और 12वीं जमात के लिए है। पेज नंबर 33 पे ये लिखा हुआ है, इंसानियत दुश्मन हिंदुओं और सिखों ने हज़ारों बल्कि लाखों औरतों, बच्चों, बूढ़ों और जवानों की इंतहाई बेदर्दगी और संगदिली से कत्ल किया और बेआबरू किया। मेरे पास जो है ना वो माशरती उलूम की किताब पढ़ी हुई है जो 8वीं जमात के बच्चों को पढ़ाई जाती है और हमने पढ़ी भी थी। एक मज़ेदार चीज़ लिखी हुई है कि मायूसी और बदली के इस दौर में मुसलमानों ने हिंदुओं की सियासी तहरीकों का साथ दिया। मकसद ये था कि किसी न किसी तरह अंग्रेज की गुलामी से निजात मिले, लेकिन हस्बे आदत हिंदुओं ने मुसलमानों के साथ हर जगह धोखा किया। इसी बुक के पेज नंबर 2 पे यहाँ पर लिखा हुआ, तंग नजरी ने हिंदू समाज को मफलूज कर रखा था। औरत को फर्वतर मकाम दिया गया था, यानी कि इंफीरियर। क्या लिख रहे हैं ये? हमारे हिंदू मजहब में औरतों को इतने हकूक हासिल हैं, शायद ही कहीं हासिल। और वो छोड़िए, आपके यहाँ के बहुत बड़े फिजिसिस्ट हैं डॉक्टर परवेज हुदबॉय, उनको एक बार जिम्मेदारी मिली थी कि वो देखें जरा किताबों में क्या है नहीं है। जब उन्होंने देखा तो उन्होंने अपना माथा पीट लिया था। सुनिए। जितनी खराबी हो सकती है पाकिस्तान की तालीम में सो है। इस्लाह कैसे की जाए? एक तो जो आप वही पढ़ाएं जो बाकी दुनिया में पढ़ाई जाती है, फिर आप अपनी किताबें खुदा के वास्ते ना लिखवाएं, क्योंकि जो लिखने वाले हैं ना, जो हमारे मुसन्निफीन हैं, वो जाहिल है। मैं सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड का रुकन था, फिर निकाल दिया उन्होंने मुझे। उन्होंने मुझसे कहा कि आप किताबों को रिव्यू करें, और जो मैं रिव्यू करता चला गया तो मेरे आंसू टपकते गए कि खुदारा आप सिंध के बच्चों को ये बकवास पढ़ा रहे हैं, साइंस के नाम पे, तारीख के नाम पे, इंग्लिश के नाम पे। समझ में आई बात कि पाकिस्तान आज भिखारी क्यों बना हुआ है? इन्हीं सारी बातों की वजह से बना हुआ है। हमने अपनी वो जो नेवल लाइन थी उसमें से कितना खोया, और अभी जो एक हमारे पास थोड़ा सा एक तरफ से थोड़ा सुकून था आपके साउथ वेस्ट में, ईरान, उसके साथ भी पंगा शुरू हो गया हुआ है। देखिए फ्यूचर में क्या होता है। झूठ क्या पढ़ाया गया है? नवाज शरीफ का दौर हमें पढ़ाया गया है, मुशर्रफ का दौर हमें पढ़ाया गया है, इतने तो दौर हमें रटवा दिए गए हैं, तो झूठ क्या है? उसमें यह है कि हमें बताया गया कि फातिमा जना मादरे मिल्लत हैं, और ये फातिमा जना ही हमारी जो है गद्दार आज़म भी थी। ठीक है, वो एक कायदे आज़म थे जिन्होंने पाकिस्तान बना दिया, और वो गद्दार आज़म थी 60s की, जिनको बाद में इन्होंने सब कुछ किया। वो तो अब ये हमें हिस्टोरियन बताते हैं, हिस्ट्री की बुक्स बताती हैं, हमें मुतालिया पाकिस्तान ये चीज़ें नहीं मिलेंगे। वहाँ पे हमें आपको करैक्टर्स नज़र आएंगे, हमें एक दुश्मन भी चाहिए होता है, वो हमने एक परमानेंट दुश्मन भारत पेंट किया हुआ है। दोस्त हमें चाहिए होते हैं, वो हमने चाइना कर लिया, हिमालय से ऊंचा, वो उनको घास भी नहीं डाल रहा। हाँ, हिमालय से ऊंचा, शहद से मीठा, और माशाल्लाह। तो यकीन और क्या क्या झूठ है? आपने फातिमा जिना की बात की है, और क्या झूठ पढ़ाया गया हमें? ये नफरतें जो हमारे दिल के अंदर हैं, ये कैसे पैदा की गई हैं? नहीं, उसमें यह है कि किसी भी कंट्री को या किसी इंडिविजुअल को ग्रो करने के लिए एक, मुतालिया पाकिस्तान को झूठ बोल रहे हैं। तो आप बता दीजिए कि कुछ इसमें सच है, स्वाय इसके जो फिगर्स बताए गए हैं, फिगर्स भी बाकी जो हैं वो आपको अगर आप उसे आज मेजर कर ले तो वो उतने नहीं होंगे आपके, डेफिनेटली नहीं होंगे। अच्छा, जो हमें ये बताया गया था कि 10 अरब डॉलर भारत ने हमें किस्त के तौर पर देने थे, लेकिन वो नहीं दिए, इसमें कितनी सदाकत है? सॉरी 10 अरब डॉलर भारत ने हमें किस्त के तौर पर देने थे जब पाकिस्तान बना था, तो इसमें कितनी सदाकत है? और भारत ने हमें नहीं दिए, ये मैंने मुतालिया पाकिस्तान में पढ़ा था। उसमें यह है कि उस नहीं, ये तो इशू है, क्योंकि उस वक्त अगर देखें तो गांधी ने इसमें प्रोटेस्ट भी किया था। वो यकीनन वो इश्यूज थे, और जब भी बंटवारा होता है, चाहे दो भाइयों में भी हो, आपको पता है कि वो एक जो है वो फारगो करता है और एक जो है वो उस पर कर लेता है। और उनके पास ज़्यादा बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर था, और गोरा वहाँ पे कुछ अर्सा बाद में भी रहा, उसका उन्होंने एज भी लिया। हमने जो है वो उसके अगेंस्ट जो अपनी करने की कोशिश की, लेकिन बाद में वो सारे खोटे सिक्के निकले। वो भी तो फातिमा जना की मेरे भाई में लिखा हुआ है ना, माय ब्रदर अगर पढ़ा जाए तो उसमें वो कायदे आज़म के हवाले से भी उन्होंने काफ़ी कुछ लिखा हुआ, और जो हमने कायद के साथ किया वो भी आपको पता है, वो हिस्टोरियन बताते हैं। और अगर हम देख, बिल्कुल हर एक पाकिस्तानी को जो थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा है उसको फातिमा जिन्ना की लिखी किताब माय ब्रदर जरूर पढ़नी चाहिए। आप लोगों की आंखें खुलेंगी, सच्चाई पता चलेगी। लेकिन आप पढ़ेंगे क्यों? पढ़ेंगे तो समझदार नहीं हो जाएंगे।
फिर चौधराहट कहाँ से आएगी? अगर आप मुतालिया पाकिस्तान के झूठ की बात करती हैं तो हमें उसमें झूठ जो है वो बेशुमार नज़र आते हैं। उसमें सबसे बड़ा तो ये आप आइन आप देख लें, जो सबसे मुक़द्दस किताब है हमारी कुरान के बाद। आइन ही होता है ना, किसी भी मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो मुक़द्दस तरीन होता है। तो आप देखें जो आइन की हम पामाली कर रहे हैं, आए रोज़ सड़कों पे अगर 47 से 54 तक आएँ तो डॉलर 3 रुपये 31 पैसे था। उसके बाद अगर देखा जाए तो अयूब खान के दौर में भी डॉलर 4 पे और समथिंग पे रहा, इससे एक्सीड नहीं हुआ। डॉलर को जंप तो लगे ये पिछले 40 साल में, जब से ये हमारे जो मुहिब वतन 2 पार्टियां आई जो एक दूसरे को गद्दार कहती रही हैं, उन्होंने ये सब कुछ किया ना। अगर देखा जाए उससे पहले डॉलर जो था वो आपको अगर 80s में भी देखा जाए तो डॉलर 10, 12, 15 इसी रेंज में था, इससे ऊपर नहीं था। उनके पास इंस्टीट्यूशन डेवलप थे, हमें इंस्टीट्यूशन डेवलप करना पड़े। हमने दरख्तों के साए में अपने वो मेन ऑफिस उस वक्त चलाए। हमने वो पीआईए हमें तोहफे में मिल गई सर, क्या बात कर रहे हैं? रेलवे हमें तोहफे में मिल गया, हमने क्या किया? स्टील मिल हमें तोहफे में मिल गई, अभी कहते हैं कि डेवलप करना था हमने उसे। गिफ्ट मिला वो तो हमारा था ना, हम जो मर्जी करें उसके साथ। हमने रेलवे की पटरियाँ उखेड़ी, उसको वो इत्तेफाक फाउंड्री में पिघलाया और लोहा बनाया। देखे ना, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लोहा चाहिए था। ये आपके सामने ये पेडिस्ट्रियन उनको भी गिफ्ट में ही मिली थी इंडस्ट्रीज भाई। तो उन्होंने देखें जितनी उनको उसकी लेंथ थी उन्होंने डबल कर दिया उसको। ये तो मेहनत है ना। ठीक है, वो तो फिर आपको देखें कि अगर देखा जाए तो हमारी लंडी कोतल तक ट्रेन चलती थी 80s में, तो उसके बाद लंडी कोतल तो दूर हमारी, तो अब ये मेन हाईवे पे भी नहीं चल रही है ये। यानी लाहौर इस्लामाबाद अगर देखा जाए, लाहौर कराची देखा जाए तो उसमें भी ट्रेन जो है वो हमने कबाड़ की हैं। और डेवलपमेंट तो अगर उसमें देखा जाए तो हमने ह्यूमन डेवलपमेंट, इंडिविजुअल डेवलपमेंट की है मॉनेटरी लेवल में, मॉनेटरी एस्पेक्ट में की है, और वैसे कुछ भी नहीं है इसमें। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। एक तो ये बात है कि 1947 के बाद जो एटमी धमाके हुए थे उसने एटमी धमाके किए थे, वो तो पाकिस्तान ने भी किया है। लेकिन आजकल जो सुनने में आ रहा है, देखने में आ रहा है, हमारी इतनी तरक्की नहीं हुई है जितने और ममालिक ने की है, और इसकी सबसे बड़ी वजह हमारे सियासतदान है बस। हाँ, कौन सी तरक्की हमने की? 47 का देखो, और अभी लोग तो ऊपर चल। बहुत आसान है ये कहना कि सियासतदान की वजह से तरक्की नहीं। अरे सियासतदान कौन चुनता है? आप चुनते हैं। सियासतदान किनके बीच से आते हैं? आपके बीच से आते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि पाकिस्तान की आवाम जिम्मेदार है। अगर आज पाकिस्तान भिखारी है, अगर आज पाकिस्तान अंडर डेवलप है, इसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ वहां की आवाम है, क्योंकि आप में जाहिलियत भरी है, आप में नफरत भरी है। आप कभी गलत फैसलों पर सवाल नहीं उठाते, आप कभी गलत बातों पर सड़कों पर नहीं उतरते। जब पहली बार पाकिस्तान ने अटैक किया भारत पर, उसके बाद आप लोग सड़कों पर क्यों नहीं उतरे कि हमें अभी जंग की जरूरत नहीं है, अभी हमें अपना देश देखना है, अभी हमें अपनी इकोनॉमी देखनी है, अभी हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज देखनी है? क्यों नहीं उतरे आप लोग सड़क पर? 4 बार अटैक किया पाकिस्तान में, कभी आप लोग इसके खिलाफ सड़क पर उतरे? पाकिस्तान ने अटैक किया, हम पर उतरे? नहीं उतरे। लेकिन उन 4 जंगों ने आपको, हर जंग ने आपको 25 साल पीछे लेकर गए हैं। 4 जंगों ने 100 साल पीछे लेकर जा चुके हैं आपको, पूरे पाकिस्तान को। जब आर्मी ने अपने बूटों तले आपकी डेमोक्रेसी को रौदा, क्या आप उसके खिलाफ सड़कों पर उतरे? नहीं उतरे। अगर आप उस वक्त उतर गए होते, उस वक्त बवाल कर दिया होता, तो आज आपकी आर्मी की हिम्मत नहीं होती कि जो सिविल इदारे हैं उनको परेशान किया जाए या उन पर कब्जा कर लिया जाए। आज आपके हर एक सिविल इदारे पर रिटायर्ड फौजी बैठा हुआ है। जाकर चेक करिए पाकिस्तानियों, मैं तो भारत में बैठा हूं, आप तो पाकिस्तान में हैं। आप चेक कर लीजिए, जितने बड़े इदारे हैं जिनसे देश कंट्रोल होता है, उन सब पर रिटायर्ड फौजी बैठा है। लेकिन इसके खिलाफ आपने कभी आवाज उठाई? नहीं उठाई। तो फिर सरकारों को दोष देना बंद करिए। आप बेईमान हैं, आप मक्कार हैं, आपको लालच है अपना, इसलिए आप उठते नहीं है, निकलते नहीं है बाहर। हमारे यहां तो एक जरा सा हो जाता है, हम सड़कों पर उतर जाते हैं, बवाल कर देते हैं हम लोग। चले गए, चांद में चले गए ना। लेकिन हम तो नहीं गए। हम तो नहीं गए ना। हमने तो देखने में ये आया था कि हमने ये मजाल बनाया। हमारे पाकिस्तान जो सियासी लिहाज से तबाह बर्बाद है। अलबत्ता अगर पाकिस्तान की जगह जैसे लोग भारत में रहते हैं, बांग्लादेश में रहते हैं, वो लोग इधर होते ना, पाकिस्तान बहुत बड़ा तरक्की कर लेता। ये आपने बहुत बड़ी बात बोली है कि बांग्लादेश के, भारत के लोग अगर यहाँ होते तो हम तरक्की कर जाते। क्या मतलब क्या है इस बात का? दिमाग तो उनके पास भी उतना ही है जितना हमारे पास है।
हमारा दिमाग सिर्फ और सिर्फ अपने लिए, अपने बच्चों के लिए और उनका गरीबों के लिए, आवाम के लिए। आप देख नहीं रहे जो इलेक्शन आ रहा है ना, ये भाई पठान है, ये पंजाब वाली साइड का नहीं है आपका बंदा, ये पठान बंदा है, इसकी बातों से लग गया। आप लोग बताइए कमेंट करके। वही लोग फिर बरसर इक़्तिदार आ रहा है जिन्होंने मुझे ये बताया कि मुल्क में अमेरिका के बाद ये सबसे बड़ी फैसिलिटी भारत में बेंगलोर में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इसको इनॉग्रेट किया है। अभी क्या बोलते हैं, वो तो मुकाबला कर रहे हैं अमेरिका के साथ। ये बात फिर मैं अपनी बात पर आता हूँ। उसका वजीर जो है ना, वो टैक्सी गाड़ी में जाता है। किसका वजीर? वो भारत का, उसका वजीर जो होता है पार्लियामेंट का मेंबर, वो टैक्सी गाड़ी में जाता है। हम इलेक्शन करते, हम अरबों रुपये लगा लेते, फिर तो उसको बचाना भी होता है ना। हम इसमें क्या तरक्की करेगा? इधर जमहूरियत भी नहीं, हमारे उधर भी बड़ी बड़ी गाड़ियों में आते हैं। हाँ, ये बात अलग है, कुछ ऐसे हैं जो कोई एक आध सांसद है जो साइकिल पर आ जाता है, कुछ छोटी कार में आते हैं, कोई कुछ कैसे आते हैं, ऐसा है। लेकिन नहीं, हमारे यहाँ भी बाकायदा भाई बड़ी बड़ी गाड़ियों में जाते हैं लोग, ऐसा नहीं है। एक मुल्क में जमहूरियत नहीं है तो वहाँ हुकूमत क्या तरक्की करेगा? लोग क्या तरक्की करेगा? क्या हम पार्टीशन करके सही रहे हैं? मकसद समझा नहीं। पार्टीशन करके अलग वतन हासिल करके सही रहे हैं? अलग वतन तो सही किया था हमने, जिस नजरिए के लिए हासिल किया था, जिस नारे के तहत हासिल किया था, अभी तक उसका कुछ नहीं मिला। मत भूले कि हमसे ज्यादा मुसलमान इस वक्त भारत में बसते हैं। भारत में बसते हैं, हम तो आज़ाद है। भारत में मुसलमान हमसे ज़्यादा बसते हैं, लेकिन वह जब तकसीम हो गया था तो उस वक्त भी लोग बोल रहे थे कि तकसीम भी सही नहीं हुआ, मिसाल के तौर पर। और आज आप साहब बोल रहे हैं कि अफ़गानिस्तान बोल रहा है कि खैबर पुख्तनख्वा हमारा है, ईरान बोल रहा है कि बलूचिस्तान हमारा है, कोई बोल रहा है प्लान हमारा है, प्लान हमारा है। हमारी समझ में तो नहीं आ रहा है, लेकिन हम जमहूरियत की वजह से तबाह बर्बाद हो चुके हैं। बाहर बहुत तरह के वो वेटो पावर में आता है, हमारे पास क्या है? वीटो पावर में आता है भारत। आज अमेरिका सारा अपना कारोबार, अपनी फैक्ट्रियाँ सब कुछ उधर लगा रहा है। पाकिस्तान में क्या है? पाकिस्तान में तो ऐसे हालात है कि हमारे बहुत लोग, ज़्यादा लोग कोशिश कर रहा है कि या कोई वीज़ा हासिल करके दूसरे मुल्क चला जाए। देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि उधर की जो जनरेशन है ना, उसका क्राउड लेवल देखा जाए तो वो तकरीबन 1.5 अरब के राउंड अबाउट है, और पाकिस्तान में 24 करोड़ है। जिसको जितना बिज़नेस वैल्यूज़ देखी जाए उसी हिसाब से उसकी ट्रांजैक्शन उधर ही बनती है, क्योंकि पाकिस्तान में हमारे पास जितनी जनरेशन है, 2-2.5 करोड़ की आबादी है हमारे पास, तो हमारे पास बिज़नेस लेवल भी उसी हिसाब से होगा। सर, बड़ी अगर आप कहते हैं कि पॉपुलेशन मैटर्स अ लॉट, तो छोटी पॉपुलेशंस ने भी तरक्की कर ली हुई है। आप जापान की मिसाल देख सकते हैं, फिर आप बांग्लादेश की मिसाल देख सकते हैं। 1971 में हमसे जुदा हो गया, लेकिन आज हमसे कदरे आ गए हैं। तो अभी आप क्या बोलेंगे? दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज के सीईओ जो हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज की जो मैन्युफैक्चरिंग बेसिस है, वो भारत के अंदर आ चुकी हैं। ये बिल्कुल ऐसा ही है। ये पार्टीशन से पहले भी ऐसी था और पार्टीशन के बाद भी है। पार्टीशन से पहले क्या था? पार्टीशन से पहले भी पाकिस्तान में कम, यानी कि बड़े सगीर में अगर देखा जाए तो इंडिया में ज़्यादा इस चीज़ की ट्रांजैक्शन थी। मुग़ल दौर में भी बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ जो पाकिस्तान के हिसाब से इंडिया में थी, बॉम्बे में थी, नागरा में थी, जितने भी अमृतसर में बहुत ज़्यादा थी। आप कह रहे हैं लाहौर जितनी इंडस्ट्रीज थी वहां पे लाहौर में, उसके बराबर की इंडस्ट्रीज पूरे भारत में नहीं थी। लाहौर में जितने पढ़ाई के एजुकेशन सेंटर्स थे वो पूरे भारत में नहीं थे। अब बताइए, और ये डॉक्यूमेंटेड है। आप जाकर पुरानी किताबें पढ़िए, आप हिस्ट्री की सही हिस्ट्री पढ़िए, ब्रिटिश हिस्ट्री पढ़िए, ब्रिटिश म्यूजियम में किताबें रखी हुई उनको निकलवा के पढ़वाइए, उसमें यह बात आपको मिलेगी। लाहौर उस समय का सबसे बड़ा बिजनेस हब था भारत का। लाहौर में सारी इंडस्ट्रीज थी। लाहौर में क्या नहीं था ये मत बोलिए साहब, ये सब झूठ पर पर्दा डालने के लिए कि वहां पर इंडस्ट्रीज बड़ी ज्यादा थी। तो सर, अलग वतन की डिमांड हमने की, अब जो इंडस्ट्रीज हैदराबाद के अंदर थी वो कैसे चल के पाकिस्तान आ जाती? नहीं, ये बिल्कुल सही है। हमारे जो पॉलिटिक्स है बेसिकली ये उनकी का काम था कि हमारे लिए कुछ ना कुछ आवाम के लिए फैसिलिटीज़ पैदा करते, लेकिन उनको एक अपने बैंक अकाउंट्स भरने की जो बाय नेशन जारी है वो कर रहे हैं। हमने बोला है कि उनके पास ज़्यादा इंडस्ट्रीज गई, हमारे पास जो इंडस्ट्रीज आई उनकी हमने क्या हालत कर दी? आप बताएं, शुगर मिल, स्टील मिल, क्या रेलवे, क्या क्या हालत की है? ये बेसिकली हम जब पार्टीशन हुई है उसके बाद
आप देख लें कोई भी सियासतदान है उसको किसी न किसी ने टिक के नहीं रहने दिया। उसी की वजह है कि हमारी नेशन भी नहीं तरक्की कर सकी, जितनी भी डेवलपमेंट है वो गोरे ही की हुई हैं, ठीक है। उसके बाद हमारी जितनी भी फाउंड्रीज़ हैं, सीमेंट्स है या खाद की कंपनीज़ हैं, ये सारी उसी टाइम की बनी है। उसके बाद जो भी बना है हर बंदे ने अपने अकाउंट्स भरे हैं, खा वो कोई भी किसी भी पार्टी से रिलेटेड था। हमारे अगर जितने भी सियासतदान हैं अगर अपनी कंट्री से मुखलिस होते तो आज ये जो उधर मोदी लेके गया है ये पाकिस्तान में सबसे पहले आनी चाहिए थी। खा वो इमरान खान है, नवाज शरीफ साहब हैं या प्राइम मिनिस्टर जरदारी साहब थे, इनके राइट से इनको चाहिए था कि आवाम के लिए कुछ ना कुछ करते। हमारी मुश्किल ये है कि हम अगर जनरेशन या आवाम मुखलिस है तो पॉलिटिक्स का इशू बन जाता है। अगर पॉलिटिक्स को देखा जाए तो फिर आवाम है। अगर हम दोनों ही मिलजुल के इस कंट्री के लिए कुछ करेंगे तो डेफिनेटली हम एक टाइम ऐसा आएगा कि हम अपनी कंट्री को पूरी दुनिया में देख सकें। चलिए दोस्तों, वीडियो खत्म हो गया और इनके मुताबिक जो बातें मैंने सुनी, इनके मुताबिक जो इंडस्ट्रीज और बिजनेस थे वो प्लेट में रखा हुआ हलवा था कि जी आना तो इधर ले आते, प्लेट में रखा हलवा था ले आते पाकिस्तान में, वो मोदी उठा के लेके चला गया। कितनी आसानी से आप लोग ये बात कह के और अपना पल्ला छुड़ा लेते हो, अपनी गलती जो है वो छुपा लेते हो। इतना इजी होता ना तो सारी कंट्रीज जो है वो डेवलप हो चुकी होती, हर जगह बिजनेस हो रहा होता, हर कोई बिजनेस करके कामयाब हो चुका होता। लेकिन रियलिटी में ऐसा होता नहीं है। रियलिटी कुछ और है सर, रियलिटी बिल्कुल हटकर है। बिजनेस लाने के लिए आपको एक माहौल बनाना होता है, एक सेफ्टी, सिक्योरिटी, इसका सेंस देना होता है। आपको बताना होता है कि भाई अगर तुम 1000 करोड़ लगाओगे तो यहां सेफ है पैसे आपके। अपनी छवि बेहतर बनानी होती है और भारतीयों ने अपनी इमेज पर काम किया है। हमने बिजनेस लाने के लिए काम नहीं किया, हमने अपनी इमेज पर काम किया, अपने देश को देश की बेहतर तस्वीर दिखाने के लिए दुनिया के लिए काम किया। तो इन्वेस्टमेंट्स तो अपने आप चलकर आएंगी। कहते हैं ना कि सफलता के पीछे मत भागो, ऐसा करो कि सफलता खुद आपके पीछे आए। वही काम हमने किया और ये 140 करोड़ भारतीयों की मेहनत है। ये न सरकार की मेहनत है, ना सिर्फ अकेली लोगों की मेहनत है, ये सबकी मेहनत है। उसमें सरकार भी शामिल है, उसमें हमारे लोग भी शामिल हैं। हमारे लोगों का खून पसीना लगा है सर। सरकार लाख पॉलिसी बना दे, लोग नहीं करना चाहेंगे तो कहां से देश आगे बढ़ेगा? आपके यहां वही है, आपकी सरकार भी वैसी, आपके लोग भी वैसे ही, कोई काम नहीं करना चाहता। हमारे यहां सरकारों ने काम भी किए हैं और लोगों ने काम किया है, समझे? हमारे देश के लोग 100 में से 98 लोग यही सोचते हैं, बाहर रहे चाहे अंदर रहे, कि भाई हमारी वजह से हमारे देश का नाम खराब ना हो। पाकिस्तान में 100 में से 98 ही सोचते हैं कि मुझे क्या पड़ा है, दूसरा कोई करेगा वो देख लेंगे, मेरी जिम्मेदारी नहीं है। 100 में से 98 यही सोचते हैं। और 2 लोग जो बेचारे सोचते हैं, जो अच्छा करते हैं पाकिस्तान के लिए, उनकी कोई सुनता नहीं है, क्योंकि जब 98 जहां ये कर रहे हैं तो वहां 2 लोगों की कौन सुनेगा ये चीज। और रही बात भारत में इंफ्रा की, बोइंग के, देखिए बोइंग पहले भी थी हमारे यहाँ कंपनी, पहले काम कर रही थी, अब उसका एक्सटेंशन हो गया है। बड़ी बड़ी कंपनीज हमारे यहाँ है, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में हम नंबर 1 हो गए हैं। चाहे एप्पल हो, चाहे सैमसंग हो, सब हमारे यहाँ बन रहा है। आप देखिए कि हम रेल के इंजन बना के एक्सपोर्ट करते हैं, हम गाड़ियाँ एक्सपोर्ट कर रहे हैं, समझ रहे हैं आप? IT का तो बता ही दिया मैंने आपको। तो अचीवमेंट छोटी मोटी अचीवमेंट नहीं है, और लगातार नई इंडस्ट्रीज आ रही हैं। अभी सेमीकंडक्टर की इंडस्ट्री आ चुकी है अब हमारे यहाँ, अब धीरे धीरे उसका असर आपको दिखना शुरू होगा, और अगले कुछ सालों में $300 बिलियन की इकोनॉमी में योगदान होगा उसका, $300 बिलियन से ज़्यादा। तो फिर हमारा दूसरा सेक्टर है जो आपके पूरी GDP के करीब करीब पहुंच जाएगा, सेमीकंडक्टर। आपको अंदाजा भी नहीं है कि सेमीकंडक्टर में हम क्या कर रहे हैं। जैसे IT में किया है ना, वो काम हम सेमीकंडक्टर में करके दिखाएंगे अगले 10 सालों में, आप देखिएगा। हम लोग फ्यूचर की सोचते हैं, आप लोग पास्ट टेंस से बाहर नहीं निकल पा रहे। फ्यूचर की सोचना तो दूर, आप लोग पास्ट टेंस में, अभी प्रेजेंट में भी नहीं है, पास्ट टेंस में है, तो फ्यूचर कहां से सोचेंगे? विजन चाहिए उसके लिए, विजन, सरकार को भी और आम लोगों को भी। आप में से किसी के पास विजन नहीं। बातें कड़वी हैं मेरी, लेकिन सोचिएगा इस पर। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।